तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो है किस पर, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स पर। चलेगा? तो देखो वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स क्या है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक ऐसा फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बना दिया, फोर्स विद अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, मैंने ऐसा बना दिया जो है। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या रिप्रेजेंट करता है, उस ऑब्जेक्ट पे लगाया गया मतलब फोर्स। ठीक, तो यहाँ पर मान लो कि कोई एक ऐसा फंक्शन था, तुमने कैसे भी ले लिया, और कुछ एकदम बिल्कुल मैथमेटिकल, ऐसा सोचो कि तुमने इसको ए से बी, कोई बहुत ये भी नहीं, बस यहीं तक, ए टू बी तुम गए, और ये जो तुम्हारा ये जो कर्व देख रहे हो, ये क्या है, ये वेरिएबल फोर्स का जो है कर्व है डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो एरिया अंडर एफ डी कर्व, द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व इज कॉल्ड वर्क डन। तो ऐसा वर्क डन निकालने के लिए तुमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले एक बहुत ही पतली स्ट्रिप ले लिया, और तुमने कहा कि जो ये यहाँ वाला है इस तरफ x1 और ये इस तरफ x2 है। आ गई बात समझ में? और यहाँ पर ये जो ऐसा है x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू डेल्टा x है। आ गई बात समझ में? और तो अगर मैं कहूँ कि सिंस एरिया ऑफ द स्ट्रिप DA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये अपना वेरिएबल फोर्स मल्टीप्लाइड बाई, मतलब एरिया का मतलब क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ के नाम पे ये क्या हो गया, कोई तो भी एक फंक्शन fx, वेरिएबल फंक्शन f ऑफ x इनटू ये कितना, डेल्टा x, ऐसा हुआ। तो तुमने देखा कि जो ये स्मॉल एरिया जो आया डेल्टा A1, ये कितने के लिए आया, सिर्फ जब आपने एक स्ट्रिप लिया। ऐसे ऐसे इसमें कितनी स्ट्रिप बना सकते हो, तो तुमने देखा कि तुम ऐसे ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप इसके अंदर बना सकते हो, है ना। भले ही मेरे इसमें देखने में तुम्हें काउंटेबल लग रहा हो, लेकिन ऐसा मान लो कि बहुत सारा स्ट्रिप ऐसा बन सकता है। तो तुमने कहा कि देयरफॉर टोटल एरिया इज इक्वल्स टू, जिस तरह से ये डेल्टा A1 है वैसा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 दूसरे वाले का, तीसरे वाले का ऐसे 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 डॉट 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 डेल्टा A3 कहाँ तक चला गया, डेल्टा A, मतलब ऐसा मान लो कि कुछ तो भी n नंबर ऑफ हमारे कितने एरिया स्ट्रिप बने, स्मॉल स्ट्रिप, कितनी स्ट्रिप बनी, n नंबर ऑफ स्ट्रिप बन के तैयार हुई। ठीक है, ऐसा कंसीडर करो, फिर हम लिमिट रख के बताएंगे कि वो n कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। ऐसा मत सोचो कि ये यहाँ A से B लिखा है, वो बाद में हम ऐसा रख के बताएंगे तुम्हें। अभी सोचो कि 1 से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, n तक गया, ये टोटल एरिया हो गई। अगर यही बात तुम्हें ये टोटल एरिया, और यहाँ से तुम बताओगे कि सिंस वी नो दैट एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तुम्हें, याद रखना। हाँ, यहां से एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, कोई भी दुनिया का फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व बना हो और उसकी तुम एरिया निकालो, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन। क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। यहाँ का वेरिएबल, यहाँ फोर्स कैसा है, वेरिएबल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व इज कॉल्ड वर्क डन बाय फोर्स। ठीक, उस वर्क डन ने कितना फोर्स वर्क किया,
वो कैसे निकाला जाएगा, उसी फोर्स का फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व निकालो, उसकी एरिया निकाल दो, वही क्या होगा, वर्क डन बाय दैट फोर्स। ठीक, तो यहाँ से तुमने कहा कि ये जो एरिया है, टोटल एरिया, यही क्या हो जाएगी, टोटल वर्क डन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, समेशन ओवर डेल्टा ए आई, है कि नहीं, ए आई इक्वल्स टू 1 to n। अब जो यहाँ पे डेल्टा ए है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मतलब डेल्टा ए का जो ये रोल था तुम्हारा यहाँ पे, वो कितना आने वाला है, समेशन ओवर क्या, एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ए टू बी। आ गई बात समझ में, देखा, अगर ये 1 to n रहा होता, यहाँ पर 1 यहाँ पे n होता, और n नंबर ऑफ स्ट्रिप बनती, तो चित्रांश ये क्या हो जाता, बताओ, ये हो जाता i इक्वल्स टू 1 to n, और ये एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ऐसा हो जाता। लेकिन यहाँ पर मैंने शुरुआत कहाँ से किया है, a to b, तो मैंने a to b लिख दिया, कोई बुराई नहीं है, ऐसा लिखने की एक हैबिट होनी चाहिए। तो a to b एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स ऐसा हो गया। ठीक, अब जब तुम ये कहते हो कि अगर जो ये मैंने स्ट्रिप कंसीडर किया है, ये जो मैंने स्ट्रिप कंसीडर किया है, अगर इस एक सिंगल स्ट्रिप में मैं हजारों लाखों करोड़ों स्ट्रिप बना दूं, ये जो पहले तो जो स्ट्रिप थी वो बहुत ही पतली थी, वेरी स्मॉल, अब उस वेरी स्मॉल को इस लेवल पे तुम कटिंग करो, इतना छोटा छोटा स्ट्रिप बनाओ उसके अंदर, कि जब वो जो डेल्टा एक्स है वो एक एक स्ट्रिप क्या हो जाए, डेल्टा एक्स, अगर ये पूरा डेल्टा एक्स है तो वो जो एक सिंगल स्ट्रिप हो वो कहलाएगा डेल्टा एक्स स्टैंडिंग टू जीरो। मतलब इसका लैंग्वेज क्या है कि डेल्टा एक्स स्टैंडिंग टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो। वो टेंडिंग टू जीरो मतलब बहुत ही पतला है बट जीरो नहीं है, टेंडिंग टू जीरो मतलब कि जीरो की तरफ अग्रसर है, जीरो की तरफ जा रहा है। मतलब अब उससे भी कम अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा, डायरेक्ट जीरो ही होगा। आ गई बात समझ में? तो फिर यहां से एक तुम लिखोगे कि इफ डेल्टा एक्स स्टैंडिंग टू जीरो, ये जीरो होगा, देयरफॉर समेशन विल चेंज इन इंटीग्रेशन। तब इंटीग्रेशन आता है। तो लोग पूछ रहे हैं इंटीग्रेशन आता कब है? जब ये समेशन ही चेंज हो गया इंटीग्रेशन में, जब उसकी क्या हो जाए, कैलकुलेशन बहुत ही क्या हो जाए। ऐसा देखो इधर, देखो 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 देखो, जब इसके अंदर तुम कितने हजारों लाखों करोड़ों स्ट्रिप बना के तैयार कर दो, मतलब कि तुम समझदारी के लिए एक ऐसा बना लो, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ही बना लो, समझ गए? और यही ऐसा बनाया, ये यहाँ पर ए, ये यहाँ पे बी, और यहाँ पे कैसे बना दो, बस पूरा ऐसा कलर कर दो। मतलब इतना पतला कि हम लोग ये नहीं बता पा रहे कि उसकी विड्थ कितनी है। समझ में आ रहा है मेरी बात? सुमित तुम भी समझ रहे हो क्या? मतलब एक स्ट्रिप में, जो पहले एक स्ट्रिप खुद डेल्टा एक्स था, उसमें ही मैंने करोड़ों अरबों बना दिया। तो फिर उसका जो एक सिंगल स्ट्रिप होगा वो क्या होगा, डेल्टा एक्स स्टैंडिंग टू जीरो के जैसा होगा। ये एक सेंस है, मतलब कि ऐसा दिखा क्या, बना लिया तुमने ऐसा, एकदम तुम कलर कर देना इसको। अब ये मार्कर से नहीं होता, ठीक है, ऐसा हो गया। तो अब तुम यहां पर लिखोगे देयरफॉर टोटल वर्क डन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, क्या हो जाएगा चित्रांश, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर A to B f of x into dx. This is your required work done by variable force. This is your required work done by variable force. Note down कर लो, this is the required work done by variable force. This is the required work done by variable force. This is the required work done by variable force. हो गया ऐसा कुछ।
ओके, हो गया ऐसा। अब मैं तुम्हें इस पर एक बहुत ही सुपरस्टार क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो क्या है क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर पहले तो तुम लोग समझ लो कि तुम्हारा जो NCERT है ये पहला सर्वप्रथम तुम्हें क्लियर किया जाएगा, फिर स्टेट बोर्ड की जो भी तुम्हें ज़रूरत होगी उसको पूरा करा दूंगा, फिर उससे रिलेटेड जो SC वर्मा के जो अच्छे अच्छे सवाल हैं वो पूरा करा दिया जाएगा, बराबर। और फिर जो JEE मेंस एडवांस नीट जो भी सवाल है, जो भी तुम्हें पूछना है करना है और जो रिक्वायर्ड है वो उसको तुम्हें मैं बता दिया करूँगा, चलेगा ना। तो मतलब ये इतना कॉम्बो हमेशा के लिए माइंड में रेडी रखो, और इतना पढ़ लिया तो कुछ बचता नहीं है जो है। NCERT इसलिए पढ़ा देता हूँ सबसे पहले क्योंकि इसमें तुम्हारा बेसिक्स है, सब क्लियर हो जाता है। तो बेसिक क्लियर हो गया तो इसके बाद SC वर्मा के सवाल तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा अगर डेरिवेशन कुछ उनमें कुछ एक्स्ट्रा है तो वो भी हो जाया करेगा जो है। ओके, तो आ जाओ तुम लोग। कैसा ये, अच्छा ये लग रहा है बीच में, ओके, अच्छा ये भी आ रहा है, लगने दो। हाँ ये पंखा बस थोड़ा देर चलने दो, इसके बाद ये कर देंगे। हो गया, कर लिया नोट, सबने किया, कुछ कुछ समझ में आने लगा। व्हाट इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। और मैं बताऊं ये इंटीग्रेशन का क्या है, ओरिजिन है, जो मैंने तुम्हें अभी भी बताया ना, इसे ही इंटीग्रेशन कहते हैं। अगर कोई जब तुम मैथ पढ़ोगे तो इंटीग्रेशन की शुरुआत में सबसे पहले तुम्हें यही बताया जाएगा कि इंटीग्रेशन का जन्म कैसे हुआ, मतलब ओरिजिन क्या है। तो वो यही बताता है कि जो ये पहले जो हमने कैलकुलेशंस किए वो क्या था, समेशन में था, डेल्टा में था, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस थी। फिर क्या हुआ, अचानक तुम्हारे मन में आया कि अगर मैं एक उस जो डेल्टा एक्स स्ट्रिप है उसमें ही थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स स्ट्रिप, करोड़ ऑफ करोड़ स्ट्रिप बना दूं, है ना, पतली पतली पतली, तब वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स स्टैंडिंग टू जीरो। जब डेल्टा एक्स स्टैंडिंग टू जीरो होगा तो ऐसा समझ लो देन समेशन विल चेंज इन इंटीग्रेशन। दिस इज द प्रोसेस। समेशन जब चेंज हो गया इंटीग्रेशन में, तब तुमने यही इक्वेशन को कैसे लिखा, W इक्वल्स टू क्या लिख दिया, बताओ। पहले तो ये भी फार्मूला तो ये भी है तुम्हारा एक, लेकिन अब इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या हो गया, A to B f of x into dx, ऐसा हो गया। हो गया बच्चों। अब देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, सुनो क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या कहता है, सभी लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 6.5। कह रहा है कि अ वुमन पुशेस अ ट्रंक on a railway platform which has a rough surface, which has a rough surface। आ गई बात समझ में। तो हाँ, रेलवे प्लेटफॉर्म हैज अ रफ सरफेस, सी applies a force of 100 Newton over a distance of 10 meter। Thereafter she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with a distance of 50 Newton। Okay, the total distance through which the trunk has been moved is 20 meter। Okay, plot the force applied by the woman and the frictional force and by the woman and the frictional force। कह रहा है कि which is 50 Newton। Calculate the work done by the two forces over 20 meter। 20 मीटर के दौरान दोनों फोर्सेस ने क्या क्या काम किया। दोनों फोर्स मतलब कौन कौन, कौन कौन बताओ मुझे, साक्षी। दोनों फोर्स में कौन कौन फोर्स है, एक अप्लाइड फोर्स बाय द वुमन, अप्लाइड फोर्स बाय वुमन,
एंड सेकेंड फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि ट्रंक और सरफेस प्लेटफॉर्म के बीच जो है अपोजिट डायरेक्शन को लग रहा है। तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसको इस बात में कोई मतलब नहीं कि तुमने ज़्यादा फोर्स लगाया या कम फोर्स लगाया, वो चला ना तो वो अपना काम कर रहा है, वो अपना लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहे हो तो वो वहाँ पे लगता ही है। आ गई बात समझ में? तो अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा साक्षी, सोचो। इसका मतलब कि जो पहले तो ग्राफ बनाना है तुम्हें, जिस तरह से उसने क्वेश्चन कहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6.5। रितिमा कौन सा है? 6. हाँ, लेकिन ये पुरानी बुक और नई बुक में कौन सा नंबर है ये? 5.5। नई बुक में है 5.5। तो एनसीईआरटी जिसके पास नई है उसमें है 5.5 और इसमें है 6.5। एग्जाम्पल 5.5 फॉर न्यू बुक एंड 6.5 फॉर ओल्ड बुक। आ गई बात समझ में? अभी देखना तुम लोग, इसमें उसने कैसे कहा है कि जो वुमन फोर्स लगाती है, फोर्स वर्सेस उसका जो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है वो कैसा है। 20 मीटर तक वो उसको ढकेल के ले जाती है ना, पुश करके ले जा रही, ठीक, ऐसा उसने तुम्हें कहा है। और 10 मीटर तक वो 100 न्यूटन फोर्स लगाती है, ठीक है। ये देखो 50 न्यूटन और 50 और ये 50 कितना हो गया? 100 फोर्स इन न्यूटन, तो 50 देखा 50 न्यूटन, मतलब ये यहाँ पे कितना है? 10 मीटर। 10 मीटर के बाद क्या हो जाता है? देखो इधर ये यहाँ पे कितना आ गया? 20। तो यहाँ से फोर्स ग्रेजुअली गोज ऑन डिक्रीजिंग और कहाँ पहुँच गया? ऐसा। ऐसे, ठीक है। आ गई बात समझ में? ऐसा क्या? ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 10 मीटर तक उसमें फोर्स कैसा लगा रहा? 100 न्यूटन, और 10 मीटर के बाद वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता चला गया और कहाँ तक पहुँचा? 50 तक, अगले 10 मीटर तक, ठीक है। और ये क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, ऐसा। तो लो चलो, देयरफॉर वर्क डन बाय वुमन। अब मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बता दूं, हमेशा याद रखना, ठीक है। कभी भी जिंदगी में याद रखना तुम लोग पूरे लाइफ टाइम, मनुष्य के द्वारा, बढ़िया डायलॉग है ये डायलॉग है कभी फेल नहीं होगा। मनुष्य के द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय द वुमन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मनुष्य ने कोई काम किया तो वो क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। अगर वहाँ वर्क निकल रहा है तो वो पॉजिटिव ही वर्क आएगा, ठीक। अगर जो मनुष्य काम करेगा वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। समझ में आ गई बात? तो देखना यहाँ पे, अब उस वुमन ने कितना वर्क किया? वर्क डन बाय वुमन बराबर क्या होगा? एरिया ऑफ ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 110 और ये 100, कौन सा क्या कहलाएगा इसको? स्क्वायर या रेक्टेंगल या क्या? रेक्टेंगल। और ये क्या है? ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो देयरफॉर वर्क डन बाय वुमन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ, ये इसका एरिया बताओ कितना हो गया? 100 मल्टीप्लाइड बाई 10, 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 100 प्लस 50 इंटू हाइट कितना? 10। इसने इसको काटा, ये कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया? 1000 प्लस 1500 750, ठीक है। तो टोटल वर्क डन 1750 जूल। इतना क्या आया? जूल वर्क डन बाय वुमन।
वर्क डन बाय वुमन एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो भाई देखो हमेशा ध्यान रखना कितना फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन के बारे में बोला है, हमेशा फ्रिक्शन कितना है 50 न्यूटन लगा है। ये देखो तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा फोर्स होगा, नेगेटिव पॉजिटिव? हाँ अरे -50, वो तो हमेशा नेगेटिव फोर्स होगा ना। तो ये देखो 20 मीटर तक वो क्या ऐसा कांस्टेंट लगेगा, अगर तुम चले तो वो लग रहा है। अभी इसकी एरिया निकालोगे तो कितनी आएगी, देयरफॉर वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर कितना हो जाएगा, ये 20 मतलब फोर्स कितना -50 × 20, समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -1000 जूल आ गया समझ में। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज, ये देखो उस वुमन ने जब काम किया वर्क किया तो उसके साथ साथ एक फ्रिक्शन भी लग रहा था एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हुआ 1000 जूल, क्योंकि वो हमेशा जैसे वो ट्रंक को ऐसा पुश करके ले जा रही है ना, समझ में आ रहा है? तो जब वो चला मतलब ट्रंक जो फिसल रहा है स्लिप कर रहा है तो उसके इधर अपोजिट डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है। तो फ्रिक्शन किधर हुआ, अपोजिट, और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, फॉरवर्ड। तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया 180 है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू -1, तो माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना 50 और डिस्प्लेसमेंट कितना 20, कितना आ गया तुम्हारा -1000 जूल। नेगेटिव ऑफ 1000 जूल। ओके क्लियर हो गया रितिमा? रितिमा क्लियर हो गया? जल्दी करो, नोट कर लो। और अब क्या होगा, अब है नेक्स्ट हेडिंग तुम्हारी, हो गया, मिटा दिया जाए। हेडिंग डालो, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। अभी तुम्हारी नई हेडिंग है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल, आ रहा है समझ? ये सिर्फ हेडिंग देखो, ये जो उसके पहले पढ़ा था वो कैसा था, एक कांस्टेंट फोर्स था, वर्क डन बाय नेट फोर्स, और नेट फोर्स हुआ करता था। आज फोर्स कैसा है, फोर्स ही वेरिएबल हो गया। तो अब जो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ोगे, देखो उन दोनों में बहुत अंतर है। वो फोर्स था, एक तरह का कांस्टेंट था, कांस्टेंट जैसा था कि इतना जूल कंजर्वेटिव है, इतना जूल जो है नॉन कंजर्वेटिव है, तब मिला के उसका नेट फोर्स हो गया। लेकिन जो ये जिस पे हम लोग अभी बातें करने जा रहे हैं, यहाँ पे फोर्स ही क्या है, वेरिएबल है ना। तो तुम लिखोगे, नोट डाउन करोगे, सिंस वी नो दैट। अच्छा तो क्या था, चित्रांश जरा याद करो। तो वहाँ पे तुमने देखा था कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और
और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, और उसकी वेलोसिटी क्या थी, vi, और यहाँ पर ऐसा कुछ तो भी vf लिया था और यहाँ मास m है ना, और यहाँ पोजीशन कैसा था तुम्हारा बताओ, x1 या x2 या जो भी x0 और ये वाला x इनिशियल और फाइनल, ऐसा हो सकता है ना, था ना ऐसा। तो तुम ऐसा कह सकते हो कि अगर मान लो, यू कैन जस्ट इमेजिन कि एक कोई वेरिएबल फोर्स था, तुमने वहां पे ऑब्जेक्ट को किक किया, तुम्हारे किक करते ही वो वेरिएबल ही क्या हुआ, ऐसा चलते चलते रुक गया, तो तुम कहोगे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो वेरिएबल है, तो तुम यहाँ लिखोगे कि सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ, लिखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी with respect to time can be written as क्या लिखा भाई, तुमने कहा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वहां पे यहाँ पे क्या है, समय के साथ वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, हो सकता हो यहाँ जीरो भी हो सकता है कुछ भी हो, ऐसा भी। तो तुमने कहा कि ऐसा हो गया, तो d/dt अपने को तो पता ही है क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पढ़ चुके हैं, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ m इंटू एक, हमने ऐसा कुछ तो भी बीच का कोई एक ऐसी कंडीशन ले लिया, बीच में कभी भी वेलोसिटी इसकी क्या होगी, v होगी। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, हाफ m इंटू 2v इंटू dv बाई, बताओ dv/dt। तो 2 से 2 कट गया और क्या आ गया, ये देखो dv/dt क्या हो जाएगा यहाँ पर, m इंटू a इंटू ये क्या हो गया v। अब मैं इस v को क्या लिख सकता, dx/dt, चलेगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि तो वेरिएबल है। तो ये यहाँ से क्या हो गया, dk/dt। तो जो यहाँ पर m इंटू ये है, सिंस हियर f इज इक्वल्स टू क्या है, ऐसा हमारा जो वेरिएबल जो चला एक तरीके से m इंटू dv/dt है, m इंटू dv/dt है, वो क्या ले रहा हूं मैं, वेरिएबल फोर्स, f इज इक्वल्स टू m इंटू dv/dt, दिस इज और वेरिएबल फोर्स। That's why we can write therefore or dk/dt is equals to your variable force. Variable force means f with a function of x और whatever कुछ भी वहाँ पे जो दिया होगा, लेकिन फंक्शन ऑफ x ही होगा, क्योंकि हम लोग क्या लेने वाले हैं वो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। तो f ऑफ x इंटू क्या हो गया, dx/dt। तो यहाँ पे मैथमेटिकल जो तुम्हारा एक तरीके से पैटर्न है, यहाँ से देखा गया कि dt से dt क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हालांकि ऐसा करते नहीं है, बस तुम इम्प्लाइज दैट करके ये लिखोगे कि dk इज इक्वल्स टू वेरिएबल फोर्स इंटू dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विदिन लिमिट लो करो, तो ये हो गया dk इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर f ऑफ x इंटू dx। और वो क्या था बताओगे तुम लोग, xi से आ रहा, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और यही क्या हो गया, ये क्या होती है w। तो तुमने देखा, क्या देखा, यहाँ पर ये आ गया kf माइनस ki। यहाँ तो तुम कहोगे ना ki से kf है, देखो वहाँ vi vf तो ki kf, अरे यहाँ vi है तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ki इक्वल्स टू हाफ m इंटू vi स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, kf बराबर kf इज इक्वल्स टू हाफ m इंटू vf का स्क्वायर। तो ki kf, तो यहाँ हो गया kf माइनस ki, मतलब dk का k, और k में जब लिमिट रख दोगे तो kf माइनस ki इज इक्वल्स टू xi टू xf f of x into dx. This change in kinetic energy, since we know